मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको एटीपी के बारे में बताया कि एसिटाइल को ए का जब एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 3 NADH की प्रोडक्शन होती है। हर NADH ने 3 ATPs देने होते हैं, तो अगर 3 NADH हो गए तो टोटल 9 बन जाएंगे। 3 × 3 9। ठीक है, सेकेंड चीज जो प्रोडक्शन होती है वो FAD की है। FAD की एक FAD का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, और एक FAD के मॉलिक्यूल से 2 ATPs जनरेट होते हैं। तो 9 NAD वाले बने हुए थे, 2 FAD वाले बन गए, 10 बन गए, 9 10 11 बन गए। ठीक है, एक जो ATP है दैट कम्स फ्रॉम GTP। तो जब आपका क्रेब्स साइकिल रन कर रहा है उसके अंदर 3 NAD, एक FAD और एक GTP की प्रोडक्शन होती है। एंड फर्दर जब हम इसको ATP में कन्वर्ट करते हैं तो जो अभी रिस्पेक्टिव मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ATPs वो प्रोड्यूस होते हैं। टोटल अगर हम करें तो 9, 2 और 1, तो टोटल 12 ATP बनते हैं एक एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल से। ये जो ATP की कैलकुलेशन होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने ये भी याद रखनी है। मैम हमने तो नेक्स्ट पढ़ा क्वेश्चन था नंबर कि बताएं। NADH 2.5 ATP और FADH 3.5 ATP। ये 2 क्लासिफिकेशन है, आप जो कह रहे हो ना वो भी है। एक एडिशन में 2.5 वाले भी है, और जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं दैट इज NAD वाले 3 एंड FAD वाला जो है वो 2 ATP जनरेट करता है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपको ना दोनों क्लासिफिकेशन मिलती हैं, तो अगर आपके वाले से भी अगर करेक्ट ऑप्शन बन रहा है तो वो भी करेक्ट कंसिडर होता है, ये वाला भी करेक्ट कंसिडर होता है, बट जनरली जो हम यूज करते हैं ना दैट इज NAD से 3 और FAD वाले से 2 ATP जनरेट होते हैं और एक GTP से एक ATP। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स इन। हमने साइड बतानी है लेकिन उससे पहले हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर डिफाइन करें तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को हमने यूज करना है और उससे कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि आइदर वो कोई लिपिड सोर्स है या वो कोई अमाइनो एसिड्स का सोर्स है या वो लैक्टेट है। ये हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिसको एज सब्सट्रेट यूज करें। क्या क्या चीज यूज करें? ग्लिसरॉल या लैक्टेट या अमाइनो एसिड्स, इनको यूज करते हुए हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स बनाने होते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और इसकी साइट्स क्या क्या होती है हमारे पास? जनरली 2 साइट्स, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्शन तीसरी साइट पे भी होती है, लिवर के अंदर, किडनीज के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। 90% अगर हम बात करें तो वो लिवर के अंदर होती है, बाकी 10% किडनीज के अंदर है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं कि लिवर, किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर फर्दर क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन होती कि मोस्ट कहाँ पे हो रही होती है तो दैट इज लिवर, जिसके अंदर 90% हो रही होती है। मैम स्मॉल इंटेस्टाइन से किससे हो रही होती है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही वाले मॉलिक्यूल जो है ना, ग्लिसरोल, लैक्टेट या अमाइनो एसिड्स, उन्हीं को यूज करके ना सबस्ट्रेट, जैसे लिवर और किडनीज के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है, सेम वहीं पर वैसे हो रही है, बट वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, लिवर के अंदर मोस्ट क्वांटिटी के अंदर होता है। ओके मैम। नेक्स्ट, कोरी साइकिल डैश इज अ प्रिकर्सर। अब जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी के अंदर अगर हम लिपिड सोर्स, अगर हम लैक्टेट को यूज करते हैं, लैक्टेट को यूज करें, तो इस साइकिल के थ्रू जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन होगी, जहाँ पे हम लैक्टेट को यूज करें, उसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। यहाँ पर जो प्रिकर्सर हमने यूज किया, अगर हम बाकी बीटा और चार्ली देखें, ये भी हमारे पास ग्लूकोनेयोजेनेसिस के ही प्रिकर्सर्स हैं, लेकिन कोरी साइकिल हम बोलते हैं कि लैक्टेट के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्शन की है, लैक्टेट के थ्रू ग्लूकोनेयोजेनेसिस की जो है वो साइकिल चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि ब्रांचिंग होगी, ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोजन की जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले चेन की फॉर्मेशन होती है एंड देन ब्रांचेस बनते हैं। ठीक है, एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा, यूटीपी अटैच होगा, और यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, जो टायरोसिन 194, जिसको हम टायरोसिन 194 ग्लाइकोजनन के साथ। अच्छा, ये ना सारा पूरा जो है वो पाथवे है। आपने जो चीज अभी याद रखनी है वो ये कि सबसे पहले हमारे पास, अगर हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक चेन बनती है पहले एंड देन उसकी ब्रांचेस बनती हैं। हर स्टेप के लिए अपना अपना एंजाइम है। जब फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है ये साइकिल, ये जो पाथवे है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुरू शुरू होता है। ग्लूकोज 6 से सबसे पहले जो 6 पे फॉस्फेट अटैच होता है, वो वहां से डिटैच होके 1 पे आएगा। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, उस पे यूटीपी मॉलिक्यूल यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। अब एक होता है ना, जैसे एक प्रिकर्सर होता है जिसने जो पाथवे है उसको इनिशिएट करना होता है, तो ये जो यूडीपी ग्लूकोज की सिंथेसिस है ना, इसने इस सबको इस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को शुरू करना है। ये यूडीपी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजेनिन के साथ अटैच होगा एंड देन उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। ग्लाइकोजन सिंथेसिस पे एक्ट करेगा और लंबी सी चेन बनना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ चेन जब बनेगी सिंथेस की प्रेजेंस में, ग्लाइकोजन सिंथेस की प्रेजेंस में चेन बनेगी, देन उसकी ब्रांचेस के लिए हम ट्रांसफरेज को यूज करेंगे। और वो होगा कैसे कि 4-6, क्योंकि उसने अल्फा 4 और 6 के साथ जो है वो ब्रांचेस बनानी होती हैं। ठीक है, इन बॉन्ड्स की जो नंबर है कार्बन, दैट इज 4 एंड 6। तो 4-6 ट्रांसफरेज जो है ब्रांचिंग करता है, और जो सिंथेज है वो क्या करेगा, ये सारे जो एंजाइम्स लिखे हुए हैं ना, ये इसी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं। कि सबसे पहले आपका जो ये उल्टे, सबसे पहले हम डेल्टा पे देखते हैं, जो फोस्फोग्लाइकोम्यूटेज है ना, इस एंजाइम ने सबसे पहला स्टेप करना होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाना है। ठीक है, देन हमारे पास जो चार्डी ऑप्शन लिखी हुई है कि ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज है, इसने सेकेंड स्टेप करवाना है कि इसने यूडीपी ग्लूकोज को बनाना है। देन जो आपके पास बीटा ऑप्शन दी हुई है, जो बीटा ऑप्शन दी हुई है ग्लाइकोजन सिंथेज, इसने चेन बनानी है। और जो 4:6 ट्रांसफरेज दिया हुआ है, इसने ब्रांचिंग करनी है। ठीक है, इसको ग्लाइकोसाइल अल्फा 1,4-1,6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर 4-6 ट्रांसफरेज भी लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसका कंप्लीट नेम इज ग्लाइकोसाइल अल्फा 1,4-1,6 ट्रांसफरेज। ठीक है, बाकी सब एंजाइम्स के आपको समझ आ गया कि क्या कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन प्ले कर रहा है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अकर्स प्राइमरीली। ये आपके पास सिर्फ साइड्स हैं, और ये आपने ना हर स्टेप्स का रट्टा मार लेना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पर हो रहा है। जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है वो सबसे ज्यादा साइटोसोल के अंदर होती है। आपके जितने भी बाकी स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस है या जो भी टीसीए साइकिल है, जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, आपने उनकी साइट्स को एक दफा जरूर अपने बुक से करके याद करना है। Then comes deficiency of aldolase B enzyme can result in.
अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज डिस्कशन के लिए है वो फ्रुक्टोज से रिलेटेड है कि हमने फ्रुक्टोज की सिंथेसिस और उसका मेटाबॉलिज्म देखना है। अब फ्रुक्टोज में ना हमारे पास एल्डोलेज जो बी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जब हमने उसको मेटाबॉलिज्म करनी है। अब इसमें अगर एल्डोलेज बी नहीं होगा उसकी वजह से आपके लिवर और किडनी का जो फंक्शन है वो तो डिस्टर्ब होगा, उसके साथ साथ क्योंकि आपकी बॉडी हेरिडिटरी जो आपकी बॉडी जो है वो फ्रुक्टोज को ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है, आपकी बॉडी क्या करेगी कि फ्रुक्टोज से भी इनटॉलरेंट हो जाएगी। जैसे हम लोग ने पीछे लैक्टोज के लिए कहा कि अगर बॉडी लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो वो जो बॉडी है क्या होगी कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएगी। इसी तरह एल्डोलेज बी एंजाइम क्योंकि वो हमें चाहिए होता है फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और अगर वो नहीं है बॉडी के अंदर तो बॉडी हेरिडिटरी उसके अंदर फिर फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस भी होगी इसके साथ, क्योंकि फ्रुक्टोज की जो डिस्ट्रक्शन है उसको जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली वो आपके लिवर और किडनी की प्रॉपर फंक्शन के लिए भी है। तो अगर फ्रुक्टोज प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा, तो लिवर की डिस्टर्बेंस भी होगी, किडनी की भी होगी, और साथ साथ फ्रुक्टोज से इंटॉलरेंस भी हो जाएगी कि अगर आप डाइट के अंदर फ्रुक्टोज कंज्यूम भी कर रहे हो तभी वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। Then question number 24, swelling of eyes occurs in diabetes because, अब क्या होता है ये आपने फ्रुक्टोज से रिलेटेड है, होता है क्या है आपके कि फ्रुक्टोज की कन्वर्जन हो जाती है सोर्बिटोल के अंदर। सोर्बिटोल क्या करता है कि आपके जो कुछ सेल्स है ना आपकी बॉडी के अंदर जिसके अंदर स्पेशली आई के सेल्स आते हैं, जिसमें रेटिना है या लेंस है, किडनीज के सेल्स हैं या आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं, वहां पर ग्लूकोज लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर कोई हाइपरग्लाइसीमिक है जैसे डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया है, उसकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो ग्लूकोज से करेगा इन सेल्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इन सेल्स के अंदर जो रेटिना के, लेंस के या जो आपके पेरिफेरल नर्व्स के या किडनीज के सेल्स हैं उधर एंट्री करने के लिए उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, वो उसके बगैर भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। वहां पर इसी कन्वर्जन हो जाती है सोर्बिटोल के अंदर। अब सोर्बिटोल एक ऐसा कंपाउंड है जो इस बैरियर को ना क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब आप ये समझ लो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर चला गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसी कन्वर्जन हो गई है, ठीक है। अब अगर वो अंदर चला गया है उसको बैलेंस करने के लिए ना वाटर का भी इनरश होना शुरू हो जाता है। इसकी जो सोर्बिटोल की डिस्ट्रक्शन है, सोर्बिटोल को अगर ब्रेक डाउन करना है तो वहां पे क्या होगा कि सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो सोर्बिटोल को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, मजीद पानी वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और वहां पे स्वेलिंग कॉज कर देगा, स्पेशली आपकी आईज के अंदर, किडनीज के अंदर, आपकी पेरिफेरल नर्व्स के अंदर। तो वजह क्या हुई कि ये अगर कब होगा जब सोर्बिटोल डीहाइड्रोजिनेज इज एब्सेंट, के ग्लूकोज सेल के अंदर गया, वहां पे सोर्बिटोल के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, उसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम एब्सेंट, और उस एब्सेंस की वजह से मजीद पानी जो है वो आपके इन सेल्स के अंदर एंटर होगा और स्वेलिंग कॉज करेगा, ठीक है। और डायबिटीज इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है ताकि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन दिखी जाए कि इंसुलिन अगर नहीं भी है ना बॉडी के अंदर तब भी ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, सिर्फ इन स्पेशल सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है, मेनोज इज अ डैश एपिमर ऑफ ग्लूकोज। अगेन वही जो हमने ऊपर एपिमर डिस्कस किए उसी के अंदर है, मेनोज और ग्लूकोज आपस में एपिमर होते हैं, लेकिन एपिमर क्या है कि किसी एक इस पे जो कार्बन है उसमें डिफर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर C2 के ऊपर वो डिफरेंस होता है मेनोज का ग्लूकोज से। अब जो एल्डोलेज रिडक्टेज है, आपने सिर्फ देखना था कि एंजाइम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। जो आपके पास एल्डोलेज रिडक्टेज होता है उसने ग्लूकोज को सोर्बिटोल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, 26 यस, ठीक है, ग्लूकोज को सोर्बिटोल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। Then question number 27 is mark the correct products of HMP shunt pathway। अब हमारे पास क्या होता है कि HMP shunt pathway जो है ना उसमें आपने 3 प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें एक इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव फेज होगी, पहले ऑक्सीडेशन होगी और वो स्टेप होगा इरिवर्सिबल, बाकी जो फेजेस होंगे वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है।
लेकिन उसके अंदर काफी सारे शुगर फॉस्फेट वाले कंपाउंड्स बनते हैं। अब इस पाथवे का फंक्शन क्या होता है, इसने बेसिकली ऐसे प्रिकर्सर्स देने हैं जिससे बाकी साइकिल जो है ना आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज से रिलेटेड जो साइकिल्स हैं उसकी रेगुलेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ना हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला प्रोडक्ट बनेगा NADPH, ताकि बॉडी के अंदर जहां भी NADPH की जरूरत है वो वहां से पूरी कर ली जाए। दूसरा प्रोडक्ट होता है जो ग्लाइकोलाइसिस के हमें इंटरमीडिएट्स होते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट बनता है आपकी प्यूरिन सिंथेसिस के लिए, जो प्यूरिन के सबस्ट्रेट्स है ना वो। तो यहाँ पर जो 3 आपको ऑप्शंस दी हुई है उसके अंदर NAD नहीं बनता, NADPH बनता है, सबस्ट्रेट ऑफ प्यूरिन्स बनते हैं, और इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोनेओजेनेसिस का नहीं बनता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। Then question number 28, which of the following is the use of NADPH? अब दो आपके यूजेस है ना बुक के अंदर ये लिखे भी हुए हैं, मैं आपको एक दफा रिपीट भी करा देती हूँ, आपने ये यूजेस याद रखने हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे NADPH के यूजेस में एक तो आएगा रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिडक्शन, साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम्स में इसका यूज होता है। देन आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की फेगोसाइटोसिस या माइक्रोब किलिंग, इसमें NADPH यूज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस अगेन उसी के लिए होती है कि वहां पे ना WBC और जो माइक्रोब की किलिंग है वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर या सिस्टम्स है आपकी बॉडी के अंदर जिसको NADPH चाहिए होता है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये एक लिस्ट आपने बना लेनी है और ये लिस्ट पे आपने जितने भी नाम है ये याद रखने हैं। यहाँ पर जो तीनों मेंशन किए हुए हैं यहाँ तीनों के लिए आपको NADPH की जरूरत होती है। साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम के अंदर भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिडक्शन के अंदर भी, और रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के अंदर भी। ठीक है, जो लास्ट चीज आपके पास सेकेंड लास्ट सॉरी 29 जो है लैक्ट एल्ब्यूमिन क्या चीज है। ठीक है, ये आपकी जब कार्ब केमिस्ट्री का पोर्शन होता है ना ये उसके अंदर से है। आप उसके नाम से भी बता सकते हो, एक लैक्ट और एक एल्ब्यूमिन। ग्लाइको भी है और एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। लैक्ट से हमें कार्बोहाइड्रेट का हिंट मिल रहा है और एल्ब्यूमिन से हमें प्रोटीन्स का हिंट मिल रहा है। तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन किया गया है दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन अल्फा। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, यानी अपने से डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन के कंपाउंड्स के साथ जो है वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाएंगे, या कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन के साथ होगा या कार्बोहाइड्रेट का लिपिड के साथ होगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड हम उस रेफरेंस से उसको बोलेंगे। अब आखिरी जो चीज है ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन का डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमारे पास ना 2 कंपाउंड होते हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन और एक प्रोटियोग्लाइकेन। नाम से ऐसे लगता है कि शायद दोनों सेम है लेकिन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फीचर्स बता रही हूँ वो आप साथ साथ नोट कर लो। जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें क्या होगा कि प्रोटीन्स जिनके साथ कोवेलेंटली कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे, और प्रोटियोग्लाइकेन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके साथ ग्लाइकोजामाइनो ग्लाइकेन्स गैग्स GAG ये अटैच होंगे। ठीक है, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इसका ये हो गया। सेकंड, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना ये वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स, उसके अंदर शॉर्ट और हाईली ब्रांच्ड चेन्स बनती हैं। लेकिन अगर इसमें देखें प्रोटियोग्लाइकेन्स के अंदर तो इसमें लॉन्ग और अनब्रांच्ड चेन बनती है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है दैट इज 50 to 60, लेकिन प्रोटियोग्लाइकेन्स के अंदर इट इज ओनली 10 to 15। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपने लाजमी तौर पे याद रखने हैं। यहाँ पर जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों जो है प्रोटियोग्लाइकेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो तीनों स्टेटमेंट्स मेंशन है ये प्रॉपर्टीज प्रोटियोग्लाइकेन्स की हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में आपने बताना था तो उसका कार्ब कंटेंट है दैट इज 50 to 60। अगर प्रोटियोग्लाइकेन की कार्ब कंटेंट की बात करें तो दैट इज 10 to 15%। ठीक है, इसके रेफरेंस में कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो आज की डिस्कशन यहीं पे थी। अब अगर मैं आपको एक जो मैंने आपको टॉपिक भेजा था वो मैं आपको टाइप कर देती हूँ ग्रुप के अंदर। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी। ओके ओके मैम।
ठीक है, मैं मीटिंग फिर एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।